भारत की प्रेसिडेंटशिप में 9th एंड 10th सितंबर 2023 को G20 समिट का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। यह समिट बेहद सफल माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत की G20 प्रेसिडेंसी जियोपॉलिटिक्स में भारत का स्टेचर बढ़ा रहा है। आज का डिस्कशन इसी मुद्दे पर है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। सबसे पहले G20 की बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे, फिर इसके सिग्निफिकेंसेस के बारे में जानेंगे कि यह इंडिया की हेफ्ट को कैसे बढ़ा रहा है। इतनी बड़ी समिट है तो कुछ इसके चैलेंजेस भी होंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे। फिर अंत में G20 के वे अहेड पर ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले G20 ग्रुपिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन का प्रीमियर फोरम है। वास्तव में इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक कॉपरेशन, लेकिन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसे एलिवेट करके हेड ऑफ स्टेट लेवल की फोरम बना दी गई थी। फिलहाल इसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है, लेकिन G20 समिट 2023 के बाद इसमें एक और ग्रुप के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। अब G20 ना सिर्फ इकोनॉमिक कॉपरेशन बल्कि क्लाइमेट चेंज, विमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ कंसर्न ईटीसी पर भी बातें करता है। आज G20 दुनिया के 65% पॉपुलेशन, 75% ग्लोबल ट्रेड और 85% ग्लोबल जीडीपी साझा करता है। इस साल इस समिट का थीम भारत की विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम के बेसिस पर वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर था। अब सवाल खड़ा होता है कि G20 G7 से डिफरेंट कैसे है। ये तो शायद सबको पता होगा कि G7 में 7 कंट्रीज हैं और G20 में 19 कंट्रीज और एक ग्रुप यूरोपियन यूनियन है। लेकिन मेन फिलोसफिकल डिफरेंसेस क्या हैं? G7 में मोस्ट एडवांस्ड और दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, जबकि G20 में डेवलप्ड कंट्रीज तो हैं ही, लेकिन उसमें डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया और ब्राजील जैसे कंट्रीज हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो G20 ग्लोबल नॉर्थ यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज और ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को एक साथ एक मंच पर लेकर आता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां ग्लोबल साउथ की कंट्रीज जियोपॉलिटिक्स में जस्टिस, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, रिफॉर्म इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन एंड डब्ल्यूटीओ के लिए ग्लोबल नॉर्थ पर दबाव बनाती है। अब चलते हैं इसके दूसरे और मेन पिलर की ओर। G20 प्रेसिडेंसी भारत की हेफ्ट को कैसे ग्लोबल लेवल पर बढ़ा रही है। सबसे पहले G20 समिट 2023 में शेयर किए गए दिल्ली डिक्लेरेशन के 47वें पैराग्राफ यह कहता है कि 21st सेंचुरी के ग्लोबल चैलेंजेस सिर्फ मल्टीलेटरलिज्म, रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल कॉपरेशन से ही सॉल्व किए जा सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली G20 में पहली बार यूएनएससी रिफॉर्म पर एग्रीमेंट बनी हुई है। इससे यह कहा जा सकता है कि इंडिया इज लीडिंग वॉइसेज ऑफ ग्लोबल साउथ। इसलिए जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें एक लीडरशिप के तौर पर इंडिया का स्टेचर बढ़ रहा है। इसके अलावा हाल में भारत की मदद से अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया है। फिलहाल अफ्रीकन यूनियन की इकोनॉमी नियरली $3 ट्रिलियन की है। इसलिए अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल होने की वजह से G20 अब पहले से ज्यादा इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव बन गया है। इसके पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सिर्फ साउथ अफ्रीका ही इस ग्रुप में शामिल था। इसलिए कहीं ना कहीं G20 की लेजिटिमेसी और रेलेवेंस दोनों को बढ़ाने में भारत का एक अहम रोल रहा है। Along with reforms in multilateralism and inclusion of African Union, G20 ने भारत को एक मौका दिया है ताकि अपने नेशनल इंटरेस्ट को ग्लोबल इंटरेस्ट के साथ रेजोनेट करवा सके। कहीं ना कहीं भारत इसमें सफल भी रहा है। उदाहरण के लिए इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बातें की हैं। बेसिकली बायोफ्यूल की सबसे ज्यादा नीड भारत को है।
इंडिया का टारगेट है कि 2025-26 तक 20% बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर सके। ठीक इसी तर्ज पर इंडिया ने ट्रैवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। यह इंडिया की इनिशिएटिव मिशन लाइफ से इंस्पायर्ड है, जिससे रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल ग्लोबल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, G20 प्रेसिडेंसी ने भारत को एक मौका दिया है ताकि अपने जियोपॉलिटिकल पावर को प्रोपोर्शनेटली एजल्ट कर सके। इस दिशा में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर पर भारत ने G20 देशों की रजामंदी ली है। यह इंडिया को मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप को कनेक्ट करने का प्लान है। यह मुंबई से शुरू होकर पर्शियन गल्फ को इंटर करेगी, वहां से यूएई, सऊदी, जोर्डान, इजराइल होते हुए मेडिटेरियन सी में दाखिल करेगी। वहां से साइप्रस होते हुए यूरोप पहुंच जाएगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि क्या यह चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर प्लान है? ये चाइनीज बीआरआई से डिफरेंट कैसे है? बीआरआई के इवोल्यूशन के क्या बेसिस थे? सबसे पहली बात ये कि भारत ने एज सच कोई काउंटर प्लान जैसी बातें दिल्ली डिक्लेरेशन में नहीं की है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह चाइना के बीआरआई को काउंटर करने वाली स्मार्ट और एफिशिएंट प्लान है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की खास बात यह भी है कि इसकी फंडिंग इंडिया नहीं करेगी, बल्कि रिस्पेक्टिव कंट्रीज खुद बनाएंगे। लेकिन चाइनीज बीआरआई का एक इंपीरियल डिजाइन है, जिसका स्ट्रक्चरल बेसिस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में है। हुआ यूं कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी एक दशक पहले यानी 1980 में ओपन कर दी थी। अपने डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के बाद 1919 के बाद दुनिया में गुड्स डंप करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 ने चाइनीज डिमांड कम कर दिए। 2011 तक इसका असर यूरोप पर दिखना शुरू हो गया था। इसलिए चाइना ने डिमांड को रिक्रिएट करने के लिए 2014 में ब्रिक्स की फाउंडेशन रखी। यूरोप ने इसका स्वागत किया क्योंकि यूरोप को इकोनॉमिक रिकवरी की एक बड़ी होप दिख रही थी। इस पर डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे। इसके अलावा G20 प्रेसिडेंसी ने भारत को सॉफ्ट पावर शोकेस करने का मौका दिया। भारत मंडपम, ब्रॉन्ज की नटराज, बुद्धा के स्टैचू, कोणार्क चक्र, तंजौर पेंटिंग ईटीसी इसके आकर्षण थे। वसुधैव कुटुंबकम का आइडिया अपने आप में एक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट को दर्शाता है। इसलिए सॉफ्ट पावर कहीं न कहीं भारत की स्टेचर को बढ़ाता है। फिलहाल दुनिया स्मार्ट पावर की है, जो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के मिश्रण से बनता है। Along with this, भारत की G20 प्रेसिडेंसी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की रियलिज्म को दर्शाता है। कोल्ड वार के दिनों भारत का रिस्पॉन्स रिएक्शनरी हुआ करता था। उदाहरण के लिए नैम का उदय कोल्ड वार के रिएक्शन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब भारत वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप करने के लिए इंगेज होता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो भारत इक्वल डिस्टेंस से इक्वल रिलेशन की तरफ बढ़ चुका है। G20 की प्रेसिडेंसी में इस बदलाव को फील किया जा सकता है। अगर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर सच में चाइनीज बीआरआई का काउंटर प्लान है, तो सोचे कि भारत ने किस स्मार्टनेस से बिना पैसा खर्च किए दुनिया के समक्ष एक अल्टरनेटिव रख दिया है। इसलिए G20 ने भारत की हेफ्ट को बहुत हद तक बढ़ाया है। अब मूव करते हैं इसके थर्ड पिलर की ओर, यानी कि इंडिया ने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए। चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग अनएक्सपेक्टेडली G20 समिट 2023 से एब्सेंट दिखे। तमाम एनालिस्ट इसके पीछे अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कुछ एनालिस्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को बीआरआई के कंपैरिजन का हवाला देते हैं कि चाइनीज शेरपा को इसकी भनक पहले ही लग गई थी। इसके अलावा कुछ एनालिस्ट डोमेस्टिक टर्मोइल लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, रियल एस्टेट क्राइसिस, डिक्लाइनिंग सोशल सिक्योरिटी को कारण मान रहे हैं। इन सभी मुद्दों से डोमेस्टिक लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इंडिया चाइना के द्वंद्व को बरकरार रखना चाहते हैं।
कुछ एनालिस्ट तो यह भी मान रहे हैं कि दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। फिलहाल बीजिंग न्यू दिल्ली की बढ़ती स्टेटस से परेशान जरूर है। इसके अलावा रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी एब्सेंट दिखे। हालांकि यह एक्सपेक्टेड था। रसिया यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन वर्चुअली सभी मल्टीलेटरल गैदरिंग से एब्सेंट रहे हैं। यहां तक कि ब्रिक्स की मीटिंग में वीडियो कॉल के जरिए शामिल हुए थे। साथ ही G20 समिट में रसिया यूक्रेन को लेकर ओपिनियन बढ़ता दिखा। भारत ने शब्दों के साथ खेला, जिसमें वार अगेंस्ट यूक्रेन की जगह वार इन यूक्रेन जैसे फ्रेज को यूज किया ताकि जियोपॉलिटिकल चिंगारियों से बच सके। सिमिलरली इंडिया के फॉजिल फ्यूल रिडक्शन वाले टारगेट को चाइना और सऊदी ने अपोज किया। सऊदी की बात तो समझ आती है, क्योंकि सऊदी की इकोनॉमी का बेस ही फॉजिल फ्यूल है। लेकिन चाइना शायद न्यू दिल्ली की G20 समिट में अपने आप को मिस कर रहा होगा। बिना चाइनीज क्रिटिसिज्म के भारत में इवेंट पूरा कैसे हो सकता है? अदरवाइज क्लाइमेट चेंज को लेकर चाइना डेवलप्ड कंट्रीज के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा वोकल रहा है। नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट पिलर ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज वे अहेड फॉर G20 इन अपकमिंग इवेंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि G20 की परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इसलिए प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। इसलिए एक परमानेंट सेक्रेटरीट की जरूरत है। सबसे बढ़िया होगा कि यह भारत में हो। फिलहाल G20 ट्रायोका से सपोर्टेड है। जैसे भारत ने इंडोनेशिया से प्रेसिडेंटशिप ली और ब्राजील को सौंप दी। ये तीनों ट्रायोका फॉर्म करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई डिसीजन कंसेंसस बेस होती है तो उसे बाइंडिंग किया जाए। इसके अलावा टेररिज्म पर कॉमन कंसेंसस बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब भी भारत पहल करता है तो चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है और वीटो कर देता है, जैसा कि चाइना ने मसूद अजहर के केस में किया था। इसके अलावा बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग यानी BEPS एक अच्छा कदम था करप्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, लेकिन इसकी न्यू चैलेंजेस लाइक ग्लोबल सप्लाई चेन और ई-कॉमर्स को भी कवर करने की जरूरत है। आइए अब एक रिकैप लेते हैं। पूरे डिस्कशन में हमने इन 4 पिलर्स पर बातें की। फर्स्ट, G20 ग्रुपिंग को डिटेल में समझा। सेकेंड, G20 प्रेसिडेंटशिप ने भारत के स्टेचर को कैसे बड़ा किया, इसके बारे में हमने जाना। थर्ड, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग G20 समिट के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में समझा। इसके अलावा फोर्थ एंड लास्ट, G20 ग्रुप को आगे क्या करना चाहिए, इस पर भी ब्रीफ में जाना। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. As we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet next week with a new episode. Till then, God bless you all.